ऑडियो 1 पुस्तक यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक अनगढ़ से विकसित हुए ब्रह्मांड का तात्विक विवेचन। भारतीय दर्शन ने प्रकृति के दो स्वरूप माने हैं, एक परा प्रकृति और दूसरी अपरा प्रकृति। परा वह है जिसे पंचभौतिक कहा जा सकता है, इंद्रिय चेतना से जो अनुभव की जा सके अथवा यंत्र उपकरणों की सहायता से जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान किया जा सकता है, वह परा प्रकृति है। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र यहीं तक सीमित है। कुछ समय पूर्व तक वैज्ञानिक इतने को ही सब कुछ मानते थे। चेतना की व्याख्या करते समय यही कहा जाता था कि यह मात्र आणविक एवं कंपनपरक हलचलों की प्रतिक्रिया भर है। लेकिन विज्ञान की नई और अधुनातन खोजों ने उसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है तथा अब अपरा प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार किया जाने लगा है। अब वैज्ञानिक इसे आणविक हलचल और कंपन की प्रतिक्रिया नहीं मानते, वरन सूक्ष्म जगत कहते हैं। इस क्षेत्र की हलचलें अब आणविक गतिविधियां नहीं कही जाती और न ही ताप, प्रकाश, शब्द के कंपनों से उसकी तुलना की जाती है, वरन इस क्षेत्र की हलचलों का कारण समष्टि चेतना के नाम से जाना संबोधित किया जाता है। बल्ब में जलने वाली बिजली अंतरिक्ष में संव्याप्त विद्युत शक्ति की ही एक चिंगारी समझी जाती है और दोनों का सघन संबंध स्वीकार किया जाता है। यह बात अब व्यष्टि और समष्टि के संबंध में लागू समझी जाती है और व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना का ही अंश समझा जाता है। व्यष्टि चेतना को एक चिंगारी और समष्टि चेतना को व्यापक अग्नि के समकक्ष समझा स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिगत मस्तिष्क की व्यष्टि चेतना की अपनी क्षमता है, किंतु वह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह समष्टि मस्तिष्क का ही एक अंग है। इस समष्टि मस्तिष्क को ही वैज्ञानिक क्षेत्र में ब्रह्मांडीय चेतना नाम दिया गया है। इस संबंध में वैज्ञानिक चिंतन गत कुछ दशकों में बड़ी तेजी से बदला है, वह नई मान्यताएं विकसित हुई है। पदार्थ विज्ञान का जन्म और अभिवर्धन कुछ शताब्दियों का है, जबकि सृष्टि का जीवन अरबों खरबों वर्षों का है। हार्मनवेल के अनुसार हम प्रकृति के रहस्यों का परिचय प्राप्त करने की दिशा में क्रमशः बढ़ रहे हैं, इसमें अधीर नहीं हो रहे हैं। फिर चेतना के रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान की वर्तमान अपरिपक्व स्थिति को ही क्यों प्रमाणभूत आधार माने? हमें धैर्य रखना होगा और वैज्ञानिक प्रगति की उस स्थिति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी जहां पहुंचकर वह चेतना विज्ञान को भी अपने साथ सम्मिलित कर सके और अपने विकसित ज्ञान के आधार पर जीवन तत्व की व्याख्या कर सके। शरीर शास्त्री सर चार्ल्स सैरिंगटन ने अपनी पुस्तक मैन ऑन हिज नेचर में लिखा है, चेतना के स्तर की परीक्षा हम ऊर्जा नापने के उपकरणों से नहीं कर सकते। भावनाएं और विचारधाराएं किस स्तर की हैं और व्यक्ति के आदर्श एवं आचरण किस श्रेणी के हैं, यह जानने के लिए किसी शरीर का रासायनिक विश्लेषण करने से क्या काम चलेगा। व्यक्तित्व अपने आप में एक रहस्य है, उसकी गहराई में उतरने के लिए वे परीक्षा पद्धतियां असफल ही रहेंगी जो कोशिकाओं एवं ऊतकों की संरचना तक ही साथ लेकर समाप्त हो जाती है। मनुष्य का कलेवर ही पदार्थ से बना है, इसीलिए इसी का विश्लेषण, वर्गीकरण तत्व परीक्षा द्वारा संभव हो सकता है। चेतना एवं उसके स्तर जिस संरचना से बने हैं, उनका निरूपण एवं सुधार परिवर्तन करने के लिए भौतिकी के नियम, परीक्षण एवं उपकरण निरर्थक सिद्ध होंगे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर E.P. विग्नर ने कहा है, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से चेतना की संरचना, स्थिति एवं उतार चढ़ावों की व्याख्या नहीं हो सकती। जिन कारणों से चेतना में उभार, उतार चढ़ाव, परिवर्तन आते हैं और उत्थान पतन के आधार खड़े होते हैं, वे तत्व कुछ और ही हैं। वस्तुओं को जिस आधार पर प्रभावित परिवर्तित किया जाता है, वे सिद्धांत चेतना को परखने और सुधारने के लिए किसी प्रकार काम नहीं आ सकते। मस्तिष्क विद्या शरीर के एक अवयव की हलचलों का
विश्लेषण तो कर सकती है, पर उस आधार पर किसी के विचार बदलने या संवेदनाओं को प्रभावित करने जैसे प्रयोजन बहुत ही स्वल्प मात्रा में हो सकते हैं। भौतिकी के आधार पर चेतना की व्याख्या करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, उनमें विसंगतियां ही भरी रह जाती है। इन प्रतिपादनों के बावजूद चेतना जगत की गुत्थियों का हल सुलझाने में ब्रह्मांड के कुछ क्रियाकलाप हमारी मदद अवश्य करते हैं। ब्रह्मांड भौतिकी में ब्राह्मी चेतना की झांकी ढूंढने का प्रयास करने वाले, दर्शन की ओर रुझान रखने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रह्मांड निरंतर बढ़ और फैल रहा है। विराट की पोल में प्रत्यक्ष ग्रह नक्षत्र किसी असीम अनंत की दिशा में द्रुत गति से भागते चले जा रहे हैं। यूँ यह पिंड अपनी धुरी और कक्षा में भी घूमते हैं, पर हो यह रहा है कि वह कक्षा, धुरी और मंडली तीनों ही असीम की ओर दौड़ रहे हैं। सौरमंडल एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यह दौड़ प्रकाश की गति से भी कहीं अधिक है। जो तारे कुछ समय पूर्व दिखते थे, वे अब अधिक दूरी पर चले जाने के कारण अदृश्य हो गए। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्रिया को विस्तार भी कह सकते हैं, विघटन भी, और यह भी कह सकते हैं कि इसका अंत एकता में होगा। गोलाई का सिद्धांत अकाट्य है। प्रत्येक गतिशील वस्तु गोल हो जाती है। स्वयं ग्रह नक्षत्र इसी सिद्धांत के अनुसार चौकोर, तिकोने, आयताकार न होकर गोल हुए हैं। यह ब्रह्मांड भी गोल है। नक्षत्रों की कक्षाएं भी गोल हैं। इस गोल वृत्त की लपेट में आगे यह दौड़ अंत में किसी न किसी बिंदु पर पहुंचकर मिल ही जाएगी, और इस वियोग प्रक्रिया को संयोग में परिणत होना पड़ेगा। ब्रह्मांड के इस सारे कार्य व्यापार को आत्मसात करने के लिए हमें इस समग्र सृष्टि वैभव को दार्शनिक पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास करना चाहिए। प्राणी चेतना की भांति ही पदार्थ सत्ता भी प्रकृति के लक्ष्य को समान रूप से अपनाकर चल रही है। जड़ हो या चेतन, पदार्थ हो या प्राणी, प्रगति पथ पर अग्रसर हुए बिना किसी को भी चैन नहीं। वर्तमान में मिलकर रहने के लिए कोई सहमत नहीं। आदिम काल से लेकर अब तक की लंबी मंजिल पूरी करते समय उसे पराक्रम का अभ्यास और उपलब्धियों का रसास्वादन करते रहने का जो अनुभव मिला है, वह असाधारण रूप से मधुर एवं आकर्षक है। उसे छोड़ने के लिए दोनों में से कोई भी किसी भी मूल्य पर सहमत नहीं हो सकता। समूचा प्राणी जगत और सुव्यवस्थित पदार्थ वैभव समान रूप से बस एक ही निश्चय किए हुए हैं, एक ही मार्ग अपनाए हुए हैं कि उन्हें अग्रगमन के उपहार एवं आनंद का परित्याग नहीं ही करना है। यहाँ पदार्थ की प्रकृति पर दृष्टिपात करना है और यह देखना है कि क्या वह भी सचेतन की तरह प्रगति के लिए समान रूप से आकुल व्याकुल है, और क्या उसका पराक्रम भी आगे बढ़ने, अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने, अधिक सुविस्तृत बनने में संलग्न है। जड़ पदार्थ में इच्छा का अभाव और हलचलों का बाहुल्य माना जाता है, पर गंभीरता से विचार करने पर प्रतीत होता है कि उसकी हलचल भी उद्देश्यपूर्ण है, अनगढ़ निष्प्रयोजन नहीं। पदार्थ चल रहा है, यह स्पष्ट है, पर क्यों चल रहा है, किस दशा में चल रहा है, कि उसके सामने भी प्रगति का, विस्तार का, पराक्रम के प्रकटीकरण का और अपूर्णता को पार करते हुए चरम पूर्णता तक पहुंचने का लक्ष्य ही प्रेरणा स्रोत बनकर रह रहा है। ब्रह्मांड का आरंभ कब और किस क्रम से हुआ, इसके संबंध में अनेक मत हैं, पर जिस प्रतिपादन पर प्रायः आज सहमति हो चली है, वह यह है कि आरंभ में थोड़ा सा सघन द्रव्यमान मास था। उसके अंतराल में किसी अविज्ञात कारण से विस्फोट हुआ और उसकी धज्जियां उड़ गई। असंख्य टुकड़े हुए, वे जिधर तिधर छितर गए। इस छितराव ने एक नई दिशा अपनाई। टुकड़ों में से अधिकांश अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमने लगे और साथ ही घुड़दौड़ की तरह आगे की ओर भी भागने लगे। चूंकि यह समस्त सृष्टि रचना में गोलाकार है, फलतः गति भी गोलाकार ही अग्रगामी रह सकती है। अनवरत घुड़दौड़ को अंततः गोलाकार बनना पड़ा और किसी लक्ष्य तक पहुंचकर प्रयास को इतिश्री कर देने की अपेक्षा
अनंत काल तक अनवरत घुड़दौड़ जारी रखने का एक सुनिश्चित मार्ग मिल गया। द्रव्यमान के छितरे हुए टुकड़ों ने न केवल बाह्य जगत में, ब्रह्मांड के प्रांगण में अपनी घुड़दौड़ को जारी रखा, वरन आत्मसत्ता की निजी परिधि में भी इसी नीति को अपनाया। वे अपनी अपनी धुरियों पर भी घूमने लगे। इस प्रकार वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ही क्षेत्रों में उनने अपने प्रयास पुरुषार्थ को अग्रगमन के लक्ष्य में नियोजित किए रहने का मार्ग चुना और अनुशासन अपनाया। विज्ञान वेत्ताओं के अनुसार सृष्टि का आरंभिक द्रव्यमान एक सघन बादल के रूप में था। उस स्थिति में उसका घनत्व 10 से 12 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर आंका गया है। इस सघन बादल को खगोलवेत्ता प्रोटो गैलेक्सी के नाम से पुकारते हैं। आरंभ में वह बादल ऐसे ही अनगढ़ था। विस्फोट होने के बाद उस केंद्र में तथा टुकड़ों में एक नई क्षमता उद्भूत हुई। उसे गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है। विस्फोट के बाद टुकड़े निहारिका बन गए और छोटे ग्रह तारकों के रूप में अपने छोटे छोटे कलेवरों को सुगठित बना सकने में सफल हो गए। निहारिकाएं अभी भी उतनी सुव्यवस्थित नहीं हो सकी हैं। ब्रह्मांड फूल रहा है। उसके अंतराल में अवस्थित निहारिकाएं तथा तारामंडल क्रमशः एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस हटने का तात्पर्य पीछे की ओर से नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। तारों की दूरी का अनुमान इन दिनों इस आधार पर लगाया जाता है कि उनका प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। इस गति से चलते रहने पर एक वर्ष में जितनी दूरी पार होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी से कौन तारा कितनी दूरी पर है उसकी गणना इसी आधार पर की जाती है कि उसका प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लगा। समय और दूरी का सिद्धांत इसी आधार पर विनिर्मित हुआ है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में प्रायः 8.25 मिनट लगते हैं। इस आधार पर उसकी मध्यवर्ती दूरी का निर्धारण 9 करोड़ 8 लाख मील की दूरी का हुआ है। इसी प्रकार अन्य ग्रह नक्षत्रों की दूरी मापी जाती है। ग्रह तारकों का प्रकाश वर्तमान में जितना नापा गया है उतना भविष्य में न रहेगा, अंतर बढ़ जाएगा। समय अधिक लगने का अर्थ है दूरी का बढ़ना। खगोल निरीक्षकों के अनुसार यह मध्यवर्ती दूरियां हजारों मील प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, एक और भी विचित्र बात यह है कि न केवल दूरी बदलती है वरन उस घुड़दौड़ की तीव्रता भी बढ़ जाती और उसकी चाल में क्रमशः अभिवृद्धि भी हो जाती है। आश्चर्य यह है कि यह अभिवृद्धि सामान्य नहीं असामान्य है, अर्थात उसकी तीव्रता में जो आनुपातिक वृद्धि हो रही है वह है 1 सेकंड में 50 किलोमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्यवर्ती दूरी का निरंतर विस्तार तो हो ही रहा है, उस विस्तार की गति में भी आश्चर्यजनक तीव्रता आती चली जाती है। यह क्रम इसी प्रकार चलते रहने पर यह निश्चित है कि न केवल पृथ्वी और तारकों की मध्यवर्ती दूरी वरन उन सब का फासला भी बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। यह बात किसी एक दो पिंडों के बारे में नहीं वरन सभी प्रस्तुत ग्रह नक्षत्रों पर लागू होती है। वे सभी एक दूसरे के निकट आने की नीति नहीं अपना रहे वरन धीरे धीरे अधिक दूरी हटने की नीति अपनाए हुए हैं। कुल मिलाकर इनका तात्पर्य निष्कर्ष निकलता है समूचे ब्रह्मांड में फुलाव विस्तार की प्रक्रिया। समूचा ब्रह्मांड प्रति सेकंड 550 किलोमीटर की गति से फूलता फैलता जा रहा है। भूतकालीन स्थिति की अपेक्षा वर्तमान काल में ग्रह तारकों की मध्यवर्ती दूरी बढ़ी है और भविष्य में उसके और भी बढ़ते जाने की प्रक्रिया को देखते हुए शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ब्रह्मांड का अभी विकास बचपन चल रहा है। उसे परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव करने, वृद्ध होने तथा पुनर्जन्म का चोला बदलने में अभी अकल्पनीय देरी है। यह समूचा प्रतिपादन इन दिनों हर्बल सिद्धांत के नाम से विख्यात है। ब्रह्मांड के निरंतर विकास का अर्थ यह हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वह पदार्थ हो, ऊर्जा हो, चुंबकत्व हो, प्रकाश हो अथवा विचार सत्ता, जो भी स्थूल या सूक्ष्म अस्तित्व में है, वह सब एक ही केंद्र बिंदु पर समाहित था। इस संदर्भ में भारतीय दर्शन और वैज्ञानिक दोनों ही धाराएं एक जैसी है। प्रारंभ में एक महापिंड था।
यह विज्ञान की मान्यता है कि उस महापिंड में किसी समय एकाएक विस्फोट हुआ। विस्फोट से समस्त दिशाओं में आकाशगंगाओं के रूप में ही पदार्थ बह निकला। अब तक की शोधों के अनुसार ब्रह्मांड में 19 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में 10 अरब तारे हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 9.25 करोड़ मील है। वहां से यहाँ तक प्रकाश आने में 8.25 मिनट लगते हैं। यदि किसी तारे का प्रकाश पृथ्वी तक 8,000 वर्षों में आता है तो उसका अर्थ यह हुआ कि वह पृथ्वी से 47 पदम मील दूर है, कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में ही अरबों वर्ष लग जाएंगे, अर्थात उस दूरी का अनुमान ही असंभव है। इस तरह सृष्टि की अनंत गहराई में अनंत प्रकृति अनंत रूपों में विद्यमान है। भारतीय दर्शन की मान्यता चेतन को मूल मानकर ज्यों की त्यों है। प्रारंभ में एक ही तत्व परमात्मा पिंड रूप में था। उसके नाभि देश से एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इस तरह की स्फुरणा भावना या विचार उठा। इससे वह फट पड़ा और महाप्रकृति की रचना हुई। उसमें सत रज तम 3 गुणों का सम्मिलन था। इन्हीं से सृष्टि में जीवन का निर्माण हुआ और सृष्टि के विस्तार की तरह ही 84 लाख जीव योनियों का निरंतर विस्तार होता चला गया। जिस तरह ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, नाना प्रकार की जीवन सृष्टि का भी विकास होता जा रहा है। यह सब अत्यधिक करुणामूलक, स्नेहजनक, मात्र संगत रूप में चल रहा है। भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से आकाशगंगाएं इस विशाल माता का हृदय कही जा सकती हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या अपने जीवन के घटनाक्रमों व दैनंदिन जीवन की गतिविधियों से जोड़ते हुए भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर वैलेस टकर ने की है। वे लिखते हैं, विगत वसंत में जब हम और हमारी पत्नी अपने मकान के नज़दीक गांव की एक सड़क पर जा रहे थे तो फली फटने जैसी विचित्र आवाज़ से हम लोग चौंक गए। सुबह के धुंधलकल में देखा तो पाया सचमुच ही पास की जंगली घास की फलियां फट रही थी। फलियां फट फट कर अपने बीज आसपास फैला रही थी। फटने की यह आवाज़ मुश्किल से 1 मिनट रही होगी। इस प्रकार जंगली घास की एक पीढ़ी समाप्त हो गई। इसी प्रकार आसपास ही कहीं अथवा किसी के बगीचे में अन्य फलियां भी फटकर अपने बीज फैला रहे होंगे। वेलेस का कहना है कि फलियों की ही तरह प्रकृति में भी ज्वालामुखियों एवं सुपरनोवा का विस्फोट होता रहता है। इन विस्फोटों के माध्यम से ही प्रकृति अपने अंतराल में छिपे बीजों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचाती है। यदि ये विस्फोट न हो तो बीज अंदर ही रह जाएं। इस प्रकार जब कोई फली फटती है तो उसके बीज आस पड़ोस में फैल जाते हैं और समयांतर से उनसे फिर वैसी ही घासें उत्पन्न हो जाती है। किंतु इन बीजों का एक गांव से दूसरे गांव तक इस विधि द्वारा पहुंचना काफी लंबा समय ले सकता है, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे गांव तक वह कभी पहुंचे ही नहीं। ठीक इसी प्रकार भयंकर ज्वालामुखी अथवा विशालकाय उष्णोत्स के प्रस्फुटन के बिना जल भी, जो कि उच्च स्तरीय प्राणियों के विकास के लिए एक आवश्यक घटक माना जाता है, पृथ्वी के गर्भ में ही छिपा पड़ा रहता और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यह सूर्य एवं पृथ्वी एवं इसके प्राणी संभवतः आज नहीं होते यदि प्राकृतिक विस्फोट नहीं हुए होते तो। धूल और गैस के विशालकाय बादल जिससे हमारा सौर परिवार बना, संभवतः अभी भी अव्यवस्थित बेडौल बादल ही बने रहते यदि किसी अंतर तारक कंपन तरंग ने बादलों को ठोस रूप में परिणत न कर दिया होता। यह ज्ञातव्य है कि हर 50 साल में हमारी आकाशगंगा के किसी विशालकाय तारा में सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर विकिरण एवं पदार्थ किसी भावी खगोलीय पिंड के बीज के रूप में आते हैं और पूरी आकाशगंगा में एक तीव्र कंपन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन तरंग अंतर तारक गैसों को गर्म करती है, बादलों के छोटे टुकड़ों को वाष्पीभूत करती है और बड़ों पर गहरा दबाव डालती है, जिससे वे बादल उसी स्थान पर अपने स्वयं के गुरुत्व बल के कारण दबकर ठोस रूप में परिणत हो जाते हैं और नए तारे का निर्माण करते हैं।
सुपरनोवा ऐसे विस्फोट हैं जो आकाशगंगा के इंजन को विकास की दिशा में आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस विस्फोट से अंतरतारक गैसों में भारी भारी तत्व आ जाते हैं। फिर इसे विस्फोट अपनी विकिरण ऊर्जा द्वारा गर्म करते हैं। तत्पश्चात अपने भयंकर विस्फोट के कंपन से इसमें हलचल पैदा करते हैं और इस प्रकार नए तारक पिंडों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार बने तारों में से कुछ तो अत्यंत विशालकाय होते हैं। अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर भी प्राकृतिक विस्फोटों की श्रृंखला द्वारा ही जीवन का उद्भव संभव हुआ। तारक पिंडों का अपना एक जीवन चक्र होता है जिसमें वे घूमते रहते हैं। तारे के निर्माण के कुछ काल पश्चात उनमें विस्फोट होता है। इस विस्फोट से वे नए नए भारी तत्वों को अंतरतारक गैसों में समाविष्ट करते हैं। फिर इनसे दूसरे खगोलीय पिंड का निर्माण होता है जो कुछ काल पश्चात पुनः सुपरनोवा विस्फोट से फटते हैं। इसी प्रकार खगोल में यह सृजन विध्वंस का यह क्रम सदा चलता रहता है।